गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर गीता नेहरा है। मैं यहाँ पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मालोट हॉस्पिटल में। आज मैं आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। टोटल नी रिप्लेसमेंट और उसके बाद जो हम फिजियोथेरेपी का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं 3 महीने तक पेशेंट को दोबारा उसकी फंक्शनल री एजुकेशन के लिए। TKR होता क्या है, इसे हम हिंदी में जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है पेशेंट को। पेशेंट की जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट के जॉइंट में सिवियर स्टिफनेस हो जाती है और जॉइंट के बीच का जो स्पेस है, मीडियल स्पेस, वो स्पेस कम होने की वजह से पेशेंट को डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि बो लेग्स, नॉक नीज हो जाता है, जिससे पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट हमें कब कराना चाहिए? अगर आप कंटिन्यू फिजियोथेरेपी सेशंस ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप कंटिन्यू दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके बाद भी आपका पेन जो है वो कम नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब होती है और पेशेंट अपने काम नहीं कर पाता। तो उस टाइम पे पेशेंट को हम कहते हैं कि अब आप टोटल नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ये एडवांस स्टेज में होता है, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस हो जाता है। और आज मैं आपको जो TKR होने के बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या है, आजकल TKR करा लेते हैं, अच्छे से उनकी सर्जरीज हो जाती हैं, बट उसके बाद जो पेशेंट का रिहैब चलता है फिजियो से, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे पेशेंट को पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग और कुछ दिक्कतें रह जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके कि आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कितना अपना घुटना मोड़ना है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्या है, जैसे ही पेशेंट की सर्जरी होती है, वो एक सर्जन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया प्रोटोकॉल होता है दैट ये डिफरेंट होता है। कुछ सर्जन्स अपना डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कुछ सर्जन्स अपना डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो हम फिजियोज को वी नीड टू कंसल्ट, हमें एक बार सर्जन्स के प्रोटोकॉल को देखना पड़ता है कि पेशेंट की कितनी रिकवरी है, पेशेंट के कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को अपलिफ्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले 0 to 2 वीक्स का, इसको हम 3 वीक्स में डिवाइड करते हैं। जो प्रोटोकॉल होता है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, 3 फेजेस में। और इसमें कुछ गोल्स जो होते हैं वो भी हमें एक सेट करने होते हैं कि हमारा ये गोल है कि पेशेंट की स्टिफनेस रिड्यूस हो जाए, पेशेंट को एक्सटेंसर लैग ना रहे, 0 डिग्री नी एक्सटेंशन आ जाए पेशेंट की जो नी फ्लेक्शन है वो कम से कम 90 डिग्री तो होनी चाहिए। उससे पेशेंट अपनी टॉयलेट एक्टिविटीज़ और गाड़ी में बैठना, चेयर पे बैठना, ये सब कर पाएगा इजीली। और दूसरा होता है कि पेशेंट का पेन जो है वो कम हो जाए और पेशेंट की जो डिफॉर्मिटी थी पहले, वो डिफॉर्मिटी इस पेशेंट को दोबारा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, FFDs वगैरह ना हो। तो 0 to 2 वीक्स का जो होता है, फेज़ 1 जो होता है, उसमें पेशेंट की जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन हम जाके इवनिंग में, जैसे पेशेंट ICU में होता है, पेशेंट को विजिट करते हैं। जाने के बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि आज आप अपने, जैसे पेशेंट को सेंसेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, हम पेशेंट को कहते हैं कि एंकल टो पंप शुरू करें, जिसे हम नॉर्मली एंकल टो पंप। उससे क्या होता है, पेशेंट को DVT जो होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क रहता है सर्जरी होने के बाद। तो पेशेंट को इवनिंग में जाके फिजियोथेरेपिस्ट विजिट करता है और उसे बताया जाता है कि आप अपने पैरों के पंजे चलाएं। तो मैं ये एक्सरसाइजेज आज आपको सारे फेजेस के अकॉर्डिंग एक डेमो पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। आप ये एक्सरसाइजेज सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की कोऑपरेशन से आप अपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हमारे थोड़ा ऊपर हो जाइए सर, ये डेमो है, इन पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ऊपर हो जाइए आप, थोड़ा सा ऊपर होके लेटिए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट की सर्जरी होती है तो डे 0 में भी पेशेंट्स को हम बताना शुरू कर देते हैं ICU में कि आप अपने पंजे चलाएं, आप अपने पंजे चलाएं। तो 10-10 बार पेशेंट को बताया जाता है कि इस तरीके से आपने एंकल टो पंप्स करने हैं। इससे क्या होता है, पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क कम होता है, ब्लड फ्लो जो होता है, वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, आपके हार्ट से प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। ठीक है। दूसरा, हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने नीज को, अपने एंकल को रोटेशन में वो करें, घुमाएं। तो एंकल रोटेशंस बोला जाता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये बेसिक एक वार्म अप और एक सिंपल एक्सरसाइज है, ये हर पेशेंट को करनी चाहिए सर्जरी होने के बाद।
दूसरा क्या है, हम पेशेंट को बताते हैं कि नी को नीचे की तरफ प्रेस करना है, इसे कहते हैं स्टैटिक क्वाड्स। इनिशियली शुरू के 0 से लेके 2 हफ्ते तक की एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रही हूँ। घुटने को नीचे दबाना होता है, 10 गिनने तक इस घुटने को रोकना होता है और फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, रिलीज। फिर से घुटने को नीचे दबाना है, पंजा अपनी तरफ खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। इस तरीके से 10-10 बार करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसकी जगह जैसे मैंने यहाँ मुट्ठी रखी है, आप एक टॉवल का रोल बना के उसको नीचे रखा जाता है और पेशेंट को बोला जाता है प्रेस करे। सेम इसी मुट्ठी को नीचे रखा जाता है, पेशेंट को बोला जाता है इसको नीचे प्रेस करो। इसे कहते हैं स्टैटिक हैमस्ट्रिंग। हैम्स प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी 10-10 बार कराई जाती है। नी बेंडिंग इनिशियली पेशेंट को हम नहीं बताते हैं 0 डे पे। फर्स्ट डे जब पेशेंट अगले दिन वार्ड में आता है तब हम पेशेंट को सिटिंग शुरू करा देते हैं। बैठ जाइए, पैर नीचे करके बैठिए। और एक चीज़ और, जैसे ही पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होता है, पेशेंट को बताया जाता है कि डीप ब्रीदिंग और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लंग्स की एक्सपेंशन अच्छे से हो और आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना आए, ठीक है। एंकल टो पंप, स्टैटिक क्वाड, स्टैटिक हैम्स, डीप ब्रीदिंग, ये एक्सरसाइजेस हम इनिशियली पेशेंट को पहले हफ्ते में कराते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगले दिन जब पेशेंट को विजिट करते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना घुटना मोड़ना शुरू करें। पेशेंट की नी बेंडिंग इनिशिएट करा देते हैं, 90 डिग्री कम से कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल सिस्टर्स के और डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में कराया जाता है डे 1 पे। एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए, जिससे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करें तो पेशेंट आराम से गाड़ी में बैठ के घर चला जाए। तो नी बेंडिंग शुरू कराई जाती है। उसके अलावा पेशेंट को डायनेमिक क्वाड्स हम शुरू करा देते हैं। जैसे पंजा अपनी तरफ खींचेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेंड कीजिए। ये डायनेमिक क्वाड्स बोलते हैं इसे, ये शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम एक्सरसाइज पेशेंट को हम अपने सामने 10-10 बार कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद जो बेड पे एक्सरसाइज है वो तो करनी ही करनी है, एंकल टो पंप, स्टैटिक क्वाड, स्टैटिक हैमस्ट्रिंग्स जो बताई हैं। सिटिंग में आपको घुटना मोड़ के बैठना है अपना, ठीक है। और एक चीज़ और बताई जाती है पेशेंट को इनिशियली कि कभी भी जब आप लेटोगे तो आपको अपने घुटने के नीचे कुछ नहीं रखना है, इससे आपके घुटने में जो एक्सटेंसर लैग रह जाता है और एफएफडी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा एड़ी के नीचे 2 तकिए लगा के ही लेटें। डे 1 डे 2 के बाद पेशेंट को खड़ा करा के हम इनिशिएशन करा देते हैं चलना, ठीक है। 0 to 2 वीक्स वाले प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं 4 से 5 दिन के बाद। नॉर्मली पेशेंट को कॉरिडोर में वॉक कराना शुरू कर देते हैं। वॉकर के साथ हम पेशेंट की वॉकिंग इनिशिएट कर देते हैं अगले दिन ही। और पेशेंट को बोला जाता है जब आप घर जाएंगे तो कम से कम आपको डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक करना है। तो 2 हफ्ते तक यही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि 2 से 3 किलोमीटर आपने चलना है और आपको वॉक करना है। शुरू में हम क्या करते हैं, जैसे ही पेशेंट का 1.5-2 हफ्ता हो जाता है उसके बाद हम पेशेंट को वॉकर से भी बोलते हैं आप स्टिक के साथ वॉक कीजिए। पेशेंट को स्टिक देना शुरू कर देते हैं। स्टिक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अनइवन सरफेस पे अगर पेशेंट चलेगा तो गिरने का चांस रहता है, उससे पेशेंट का इम्प्लांट जो है वो लूजनिंग होने का रिस्क रहता है। तो नी से उससे स्टिक से गेट ट्रेनिंग कराई जाती है पेशेंट की, वॉकर से प्रॉपर गेट ट्रेनिंग कराई जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, शुरू में मैंने बताया शुरू का जो 0 से लेके 2 हफ्ते का प्रोटोकॉल, अब मैं आपको बता रही हूँ 3 से 6 हफ्ते वाला प्रोटोकॉल क्या रहता है सर्जरी के बाद। उसमें हम पेशेंट को बिना स्टिक के चलना सिखाते हैं। स्टिक वगैरह छूट जाती है। पेशेंट को डेली बोला जाता है कि आपने 4 किलोमीटर कम से कम घूमना है, जितना आप घूम सके। और पेशेंट को स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में लिया जाता है। जो हमारी बेड पे एक्सरसाइजेस थी, जो हम नॉर्मल रोलर रख के स्टैटिक नी, स्टैटिक क्वाड्स कर रहे थे, वो हम पेशेंट को वेट के साथ शुरू कर देते हैं। चलने में गेट ट्रेन किया जाता है। नॉर्मली आप देखिएगा जो पेशेंट होता है TKR होने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स नी बेंड करके नहीं चलते, ऐसे चलते हैं। आप इस तरीके से चल के दिखाइए, आप स्टिफ नी गेट करके चलते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पेशेंट को, ये गलती बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं क्योंकि बहुत सारे फिजियोज जो हैं उन्हें प्रॉपर गेट ट्रेनिंग की गाइडेंस नहीं मिल पाती फिजियोज से, तो पेशेंट दोबारा अपना गेट प्रॉपरली इंप्रूव नहीं कर पाता। इसके लिए आपको पेशेंट को सिखाना है कि जैसे आप चलेंगे सबसे पहले आप अपनी एड़ी उठाएंगे, फिर अपना पंजा रखेंगे, फिर दोबारा आप पीछे से अपनी एड़ी उठाएंगे, हील स्ट्राइक,
फुट फ्लैट, हील ऑफ, टो ऑफ, ये हमारा पैटर्न होता है। एड़ी उठाएंगे, एड़ी ही रखेंगे, और जितना हो सके आपने अपने घुटने को मोड़ के चलना है। आप इस तरीके से चलेंगे, एड़ी उठाएंगे, एड़ी रखेंगे, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, हील ऑफ, टो ऑफ, ये हमारा तरीका होता है। दिस इज कॉल्ड गेट पैटर्न। ये पेशेंट को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है TKR सर्जरी होने के बाद। बहुत सारे पेशेंट्स ये चीज़ें नहीं सीख पाते। अब मैंने आपको 2 से 6 हफ्ते वाला प्रोटोकॉल बताया, उसमें हम पेशेंट को, जैसे हम नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें हम 1 kg वेट बांध के पेशेंट को एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं। अब आता है हमारा 6 से 12 हफ्ते वाला प्रोटोकॉल। इसमें हम क्या करते हैं, 6 से 12 हफ्ते वाला प्रोटोकॉल जो होता है, इसमें पेशेंट की पूरी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथन अप करना, एंड्योरेंस बढ़ाना, पेशेंट को इतना एक्टिवेट कर देना दैट द पेशेंट कैन क्लाइंब स्टेयर्स। स्टेयर क्लाइंबिंग जो होती है, हम वो प्रॉपर पेशेंट की अच्छे तरीके से शुरू करा देते हैं। और बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आ जाइए। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि पेशेंट को एक पैर पे खड़े होने वाली बैलेंसिंग, एक पैर पे खड़े होइए, हाँ पूरा मोड़िए, हाथ छोड़ दीजिए आप, हाँ बैलेंस करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से दूसरे पैर पे 10-10 बार ये बताई जाती है। अपने पंजों पे खड़े होना, पंजों पे खड़े होइए, हाँ सामने देखिए, हाँ सिर्फ एड़ी पे खड़े होना, एड़ी पे बैलेंस करना अपने आप को, ये सिखाया जाता है। ठीक है, वॉबल बोर्ड पे बैलेंसिंग सिखाई जाती है कि पेशेंट अपनी बॉडी को बैलेंस करे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो अगर हम इनिशियली 1 kg वेट पे हैं तो 2 किलो वेट पे बताया जाता है। पेशेंट को स्क्वाट शुरू कराए जाते हैं, ये स्क्वाटिंग्स होती हैं विद अ 10-10 सेकेंड्स होल्ड, ये सिखाई जाती है। और पेशेंट को बताया जाता है कि जितना आप हो सके आप डेली वॉक करें, जितना हो सकता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करें। अपने जॉइंट्स के, जो आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है उसके बाद अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन अप रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता सर्जरी होने के बाद तो कहीं ना कहीं पेशेंट को दिक्कत रह जाती है, दोबारा वो पेन्स रह जाते हैं। सो फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढिए, अच्छे से फिजियोथेरेपी कीजिए, उससे आपकी लाइफ दोबारा ईजिली असेसिबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।